हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हिंदी मीडियम की नंबर 1 चैनल क्लासेस में। बच्चों, इंतजार की होगी घड़ियां खत्म। साइंस का डिमांड था आपके शुभम सर और पीयूष सर द्वारा। जिस प्रकार हिंदी के पेपर में आपके बहुत अच्छे मार्क्स आए थे, बिल्कुल बच्चों उसी प्रकार आप अपनी तैयारी करिए। और इस तैयारी में आप देख सकते हैं हमारी जो तैयारी है, तैयारी किस चीज की? तैयारी जीत की। ये बिल्कुल वो मॉडल पेपर है, इसी के पैटर्न में आपके बोर्ड एग्जाम पे क्वेश्चन आएंगे। और बच्चों प्लीज आप कहीं मत जाइएगा, आप पूरे वीडियो को पूरा वॉच करिएगा। 100% आपके मार्क्स बहुत अच्छे आएंगे अगर आप ध्यान पूर्वक पढ़ेंगे तो। ठीक है, जैसा कि साइंस का पेपर हमारा 4 अप्रैल को है, तो बिल्कुल जैसा कि हिंदी के पेपर अब सुना कि बहुत अच्छा हुआ, आपके कमेंट्स देखे मुझे बहुत अच्छा लगा, तो उसी प्रकार अब साइंस की तैयारी करिए। और साइंस के हर एक टॉपिक, जैसे अगर हम बात करें अति लघु, बात करें हम क्या दीर्घ, बात करें हम क्या लघु, उन सभी चीजों पे फोकस किया जाएगा। इस बात को समझने के लिए आप बोर्ड पे देख लीजिए हम पेपर का पैटर्न कैसे देखेंगे। जैसा कि एक आइडिया मिल गया होगा आपको हिंदी के पेपर को देखकर, अब उसी तरह साइंस के पेपर को ऑब्जर्व करिए। इसमें भी आपको लगभग 3 घंटे मिलेंगे और जैसा कि आप जानते हैं 15 मिनट आपको प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए मिलता है। तो आप शुरू से स्टार्ट करिएगा। हमेशा प्रश्न पत्र पढ़ने के बाद आप सरल से जटिल क्वेश्चन की ओर जाइएगा। ठीक है, मतलब सिंपल से कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन की ओर जाना है और हमें इस बात को ऑब्जर्व करना है कि किस प्रकार हम अपनी चीजों को तैयार करें। ठीक है, क्या है यह प्रश्न पत्र 3 खंड में है। खंड क, जैसा कि मेरे बच्चे बहुत अच्छे जानते, खंड क का मतलब क्या? फिजिक्स। खंड ख का मतलब क्या? केमिस्ट्री। और खंड ग क्या बेटा? बायोलॉजी। इन 3 सेक्शन में आपका डिविजनल है और 100% बता रहे आप इस मॉडल पेपर को तैयार कर आप अपने 20 से 25 नंबर के क्वेश्चन को सिक्योर कर सकते हैं अगर आप इस बात को ऑब्जर्व करेंगे तो। जैसा कि देखिए, प्रत्येक खंड का पहला प्रश्न पत्र हमेशा याद रखिएगा बहुविकल्पी। और अगर बहुविकल्पी की बात करें तो लगभग अगर आप याद करोगे तो 10 से 12 नंबर आप सेम टू सेम बहुविकल्पी करके प्राप्त कर सकती हो। ठीक है, तो हमें ऑब्जर्व करना है मेन फोकस बहुविकल्पी को, जिसके 4 उत्तर दिए हैं। हमें सिर्फ एक का चयन करना है। प्रत्येक खंड के सभी प्रश्न एक साथ करना आवश्यक है। जैसे आपने कॉपी में खंड क डाला, तो जब तक इसको खत्म ना कर लीजिए खंड ख मत जाइए, आप बिल्कुल मत गड़ाइएगा। एक वीडियो आपको बनाएंगे कि कैसे आप साइंस की कॉपी को लिखेंगे कि आपके एग्जामिनर आपको अच्छे मार्क्स दे सके। ठीक है, प्रत्येक खंड नए पृष्ठ से प्रारंभ किया जाएगा। आप ऑब्जर्व करिएगा कि अगर नया खंड करना है तो हमें हमेशा नए पृष्ठ पे चलना है, यह नहीं कि खंड ख ऊपर खंड ग के नीचे, इस तरह कंफ्यूजन हो जाएगा। फिर सभी प्रश्न अनिवार्य करने, जैसा कि क्वेश्चन में दिया गया है, प्रश्नों के निर्धारित अंक उनके सम्मुख है, मतलब जितने अंक का क्वेश्चन होगा वो उसके जस्ट बगल में दे दिया जाएगा। इन सभी बातों को केयरफुली पढ़िएगा, जो कि आपको 15 मिनट मिला होगा सभी विद्यार्थियों को। तो टारगेट बना लीजिए, अगर हम रोज अच्छे से वीडियो को वॉच करेंगे, अच्छे से पढ़ाई करेंगे, तो 100% निश्चित सफलता हम लोग के पास होगी। आवश्यकता अनुसार अपने उत्तरों की पुष्टि स्वच्छ और नामांकित चित्रों तथा रासायनिक समीकरणों के द्वारा बनाइएगा। ठीक है, क्वेश्चन करिएगा, ज्यादा कटपिट कॉपी नहीं करिएगा, क्योंकि ज्यादा कटपिट करेंगे तो एग्जामिनर को लगेगा कि बच्चे को कुछ नहीं आता है, वो ज्यादा कटपिट किया, इधर उधर से जुगाड़ लगाया है। हमें इस बात को फोकस करना है कि कॉपी में कितनी ज्यादा स्वच्छता रखी जाए, राइटिंग हमारा कितना अच्छा हो। जैसा कि आप देख पा रहे थे आपके कमेंट्स, बहुत सारे बच्चों का ये था कि सर पेपर लंबा था और हम लिख नहीं पाए, राइटिंग गड़बड़ होगी, तो इस बात को ध्यान देना है। चलिए हम शुरुआत करते हैं अपनी फर्स्ट टॉपिक से। जैसा कि आप देख रहे हैं फर्स्ट टॉपिक आपकी फिजिक्स की है। फिजिक्स का पहला क्वेश्चन है खंड का, आप कॉपी में भी ऐसे ही बनाइएगा और इसको बनाने के बाद ऑब्जर्व करिएगा बेस्ट आंसर कौन सा है। हम आपके वीडियो को वॉच कर रहे हैं, जो भी बच्चे अपना आंसर देंगे हम उसको देखेंगे। देखिए कौन सबसे पहले बताता है। ओके, क्या है? किसी वस्तु का
वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब बन सकता है। याद करिए, आभासी प्रतिबिंब किसके द्वारा बनता है? उत्तल, अवतल, समतल, अवतल। आप ऐसे ही क्वेश्चन आप पाएंगे। आप पाइए, सबसे पहला चैप्टर आपके लाइट चैप्टर से है। उसके बाद देखो ध्यान से, प्रतिरोधकता की एसआई मात्रक क्या है? क्वेश्चन नंबर 3, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति क्या है? क्वेश्चन नंबर 4, अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है। मतलब अगर आप देखो तो फिजिक्स से लगभग 4 बहुविकल्पी आप कर सकते हो और ये चारों बहुविकल्पी आपको 4 मार्क्स दिला सकते हैं। मुझे नहीं लगता कि मेरा कोई बच्चा इसका आंसर न दे पाएगा। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे अति लघु की। अति लघु देखिए 2 क्वेश्चन बटा है। वाहनों में किस प्रकार के दर्पण को पश्च दृश्य दर्पण के लिए उचित, मतलब वो दर्पण जो आगे हेडलाइट पे लगे होते हैं पीछे देखने के लिए। किसी अवतल लेंस की फोकस दूरी इतनी सेंटीमीटर है। ऑब्जर्व करिए बेटा, हमसे बोला है अवतल लेंस की फोकस दूरी, मतलब f की वैल्यू यहां गिवन है। वस्तु को लेंस से कितनी दूरी पर रखा जाए कि उसका जो प्रतिबिंब है, प्रतिबिंब मतलब v, दूरी मतलब u। अब आप ऑब्जर्व करिए कि एक फॉर्मूला था 1/f इक्वल टू 1/u माइनस 1/u। इससे आप निकाल सकते हैं, 100% आ जाएगा। जरा दृष्टि दोष क्या है, इसका निवारण कैसे होता है? याद करिए, प्रकाश के परावर्तन के नियम। परावर्तन याद करिए, जब कोई लाइन आती है तो वो परावर्तित होकर मुड़ जाती है, जिसमें आपको याद कराया था कि अभिलंब एक ही पे था, साइन आई इक्वल टू साइन आर। याद आ रहा है? उसी प्रकार किसी चालक का प्रतिरोध, आप 90% देखोगे क्वेश्चन आपके 2 चैप्टर से आए, प्रकाश और लाइट। तो आपको मेन फोकस करना है आपके इन क्वेश्चन पर, प्रकाश और लाइट पे। विद्युत विभवांतर की परिभाषा जैसा कि देख रहे हैं, विद्युत मोटर का नामांकित चित्र जैसा कि आप जानते हैं, परिनालिका। आइए हम बात करेंगे अपने मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्या? खंड ख। जैसा कि हमारे बच्चे देखते ही आंखों में चमक आ जाती है, खंड ख आते ही आपको याद आ जाता है केमिस्ट्री, है कि नहीं? केमिस्ट्री का पहला क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 1 से। क्या है? रासायनिक अभिक्रियाएं। अब मेन फोकस आपको करना है, जैसे ही आपको केमिस्ट्री याद आए तो तुरंत आपको 5 चैप्टर याद आना चाहिए। 5वें चैप्टर से पहला चैप्टर है आपका रासायनिक अभिक्रिया। कह रहे जिंक कॉपर सल्फेट के साथ क्रिया करके क्या बनाता है? ZnSO4 और कॉपर को अपचयित करता है। यह किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो मेरे बच्चे बहुत अच्छे जानते हैं कि इस अभिक्रिया में जो जिंक है वह अधिक सक्रिय धातु है और हमेशा अधिक सक्रिय धातु कम सक्रिय धातु को क्या करता है? विस्थापित कर देता है। तो इस क्रिया में कौन सी अभिक्रिया होगी? विस्थापन अभिक्रिया। अगर कोई बच्चा मेरा इंग्लिश वाला है तो याद रखिएगा, इस रिएक्शन को कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। बोलिए बेटा, इस लाइन में कोई डाउट है? पहला वाला क्लियर हो गया? आप क्या करिए, कॉपी निकाल कर उसमें ऑब्जर्व करते चलिए किस चैप्टर से ज्यादा क्वेश्चन आए। तो आप देखिए, सबसे पहला चैप्टर है जिसमें से पहला ही क्वेश्चन है क्या? विस्थापन अभिक्रिया। आगे, जल की कठोरता को हटाने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है? जैसा कि नाम है, बेकिंग सोडा, धावन सोडा, विरंजक चूर्ण, प्लास्टर ऑफ पेरिस। अगर ये चैप्टर याद करेंगे तो देखिएगा चैप्टर नंबर है आपका 2। कौन सा? अम्ल, क्षार एवं लवण, है कि नहीं बच्चों?
अगर अम्ल क्षार लवण की बात करें तो हम जब जल की कठोरता को हटा रहे हैं तो उसमें यूज करते हैं क्या, धावन सोडा, जैसे Na2CO3.10H2O, जिसे एक नाम और जानते हैं वॉशिंग सोडा। बेकिंग सोडा का इस्तेमाल हम लोग खाने में करते हैं, पूड़ी वगैरह बनाने में, उसके बाद विरंजक चूर्ण साफ करने में, और प्लास्टर ऑफ पेरिस जैसा कि आप जानते हैं खिलौने बनाने में। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस यौगिक में OH क्रियात्मक समूह, बेटा ध्यान दीजिएगा, हमसे कह रहा है चैप्टर नंबर 4 कार्बन एवं यौगिक। फोकस करिए, हमारे केमिस्ट्री के पेपर में 3 बहुविकल्पी आए हैं, एक पहले चैप्टर से, दूसरा दूसरे चैप्टर से, और तीसरा चौथे चैप्टर से। तो ये 3 चैप्टर फोकस करिए, ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गए। हमसे यहां कह रहा है क्रियात्मक समूह क्या है, OH। अब आपके दिमाग में खटकना चाहिए कि OH मतलब एल्कोहल ग्रुप होता है जिसके लास्ट में हम जोड़ते हैं ऑल। अब सबसे पहला है ब्यूटेनोन। ब्यूटेनोन CH3COCH2CH3। ब्यूटेनोन का मतलब कीटोन, ये देखो CH3CH2CH2CH2OH, ब्यूटेनॉल, ऑल आया। ये देखो ब्यूटेनोइक C3H7COOH, ब्यूटेनल C3H7CHO। तो हमसे कह रहा था अल्कोहल, OH यहीं आ रहा है, तो इसका आंसर हो गया क्या ये। आप बिल्कुल मत घबराइएगा, एक वीडियो स्पेशली बनवाएंगे किसके लिए, IUPAC नाम के लिए। जो बच्चों के प्रॉब्लम्स होते हैं, सर IUPAC क्लियर नहीं हो रहा है, तो आप उस वीडियो को देखकर 100% आप IUPAC याद कर लेंगे, ठीक है। चलिए, अभी तक तो हम बात किए बहुविकल्पी की, अब हम बात करने वाले हैं क्या, अति लघु क्वेश्चन पे। अति लघु का पहला क्वेश्चन फिर से याद करिए, ये चैप्टर नंबर 1 पे है। रेडॉक्स अभिक्रियाएं से क्या अभिप्राय है। तो हमने क्या जाना कि वे अभिक्रियाएं जिनमें ऑक्सीकरण तथा अपचयन दोनों होता है। बेटा रेडॉक्स याद आते ही आपको याद आना चाहिए ऑक्सीकरण, जिसे एक नाम और जानते हैं उपचयन, एक अपचयन। इन दोनों उपस्थित होते हैं तो उन्हीं को कहते हैं क्या, रेडॉक्स अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण देकर समझाइए। अगर हम एक रासायनिक अभिक्रिया की बात करें तो जिंक की क्रिया, ये ऊपर ले लेते ना, जिंक की क्रिया करा दीजिए CO के साथ, तो क्या हो गया, ZNO और C। अब एक बात नोटिस करिएगा, ऑक्सीकरण का मतलब ऑक्सीजन क्या होना चाहिए, जुड़ेगा। अपचयन का मतलब ऑक्सीजन जो है वो हटेगा। इस रासायनिक समीकरण में हम देख सकते हैं कि यहां जिंक है, वहां जिंक ऑक्साइड है, तो ये जिंक से जिंक ऑक्साइड हो गया, मतलब ऑक्सीजन जुड़ा, मतलब ये हो गया हमारा ऑक्सीकरण। ओके। उसी तरह यहां कार्बन ऑक्साइड है, कार्बन ऑक्साइड से क्या हो गया, कार्बन, यहां हो गया हमारा क्या, उपचयन। अगर आपको एग्जाम में लिखना है तो आप इस प्रकार लिखेगा, रेडॉक्स अभिक्रिया, हेडिंग दे दीजिएगा। ब्लू और ब्लैक पेन का इस्तेमाल जरूर करिएगा हाईलाइट करने के लिए कि वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों होती है, ऐसी रासायनिक अभिक्रियाओं को ही रेडॉक्स अभिक्रियाएं कहते हैं। उदाहरण के लिए कह सकते हैं कि जिंक का ऑक्सीकरण ZNO में और कार्बन मोनोऑक्साइड का अपचयन कार्बन में हो रहा है। बोलिए बच्चा, इस लाइन में किसी कोई डाउट्स है, आगे बढ़िए। देखिए, बेकिंग सोडा बनाने की विधि, बेटा
ये आ गया हमारा चैप्टर नंबर 2, मतलब अम्ल, क्षार और लवण। लवण में याद करिए 5-6 नाम आपको बताए थे, सोडियम क्लोराइड बनाने की, बेकिंग सोडा बनाने की, वॉशिंग सोडा बनाने की, विरंजक चूर्ण बनाने की, और पीओपी, प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो हम यहां क्या देख रहे हैं, बेकिंग सोडा बनाने की विधि बताइए और उपयोग। अगर आपको याद होगा, बेकिंग सोडा बनाने के लिए हम लोगों ने लिया था सोडियम कार्बोनेट, जल और कार्बन डाइऑक्साइड, इन सब की क्रिया कराए थे तो हमारे पास बन चुका था बेकिंग सोडा। एक बार याद करिए, समीकरण एकदम क्लियर है। बेकिंग सोडा कैसे बना, इस लाइन में कोई डाउट है? समझ में आ रहा है आपको? ये बेकिंग सोडा बनाने की विधि है एकदम अच्छे से। हमसे कह रहे उपयोग, बेकिंग सोडा का घर वाला नाम होता है खाने वाला सोडा, खाने वाला सोडा। कहने का मतलब जब खाने वाले सोडा की नाम हम लेंगे तो हमें याद आएगा कि ऐसा सोडा जो मम्मी इस्तेमाल करती हैं पूड़ी वगैरह बनाने में, बिस्किट वगैरह में, केक वगैरह में। तो आप 3-4 नाम लिख लीजिए। मतलब एक और याद रखिएगा, जो दूध वाले होते हैं वो गर्मी के मौसम में दूध जल्दी ना फटे तो उसमें बेकिंग सोडा मिलाते हैं, मतलब अम्लीयता को दूर करने में, केक पेस्ट्री वगैरह बनाने में, खाद्य पदार्थों के संक्षारण में, इन सभी प्रक्रियाओं में हम इस्तेमाल करते हैं क्या, बेकिंग सोडा। बताइए बेटा, इस लाइन में कोई दिक्कत है? आगे देखो क्या करें, आधुनिक आवर्त नियम, ये हो गया आपका चैप्टर नंबर 5। आधुनिक आवर्त नियम, मॉडर्न पीरियोडिक नियम। तो आप क्या लिखेंगे कि तत्वों के वे भौतिक और रासायनिक गुणधर्म जो परमाणु क्रमांकों के आवर्ती फलन होते हैं। आधुनिक का मतलब क्या, परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होते हैं, तो गुणधर्म उनकी भौतिक गुणवत्ता पर निर्भर करते हैं। इस प्रक्रिया को ही आधुनिक आवर्त नियम कहते हैं। यह एक बार फिर से समझ लीजिए, तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुणधर्म परमाणु क्रमांकों के आवर्ती फलन होते हैं। ठीक है, आवर्त सारणी में किसी आवर्त में बाएं से दाएं, मतलब लेफ्ट टू राइट जाने पर परमाणु त्रिज्या में क्या परिवर्तन होता है। तो परमाणु त्रिज्या जैसे जैसे जाएंगे तो परमाणु का आकार क्या होगा, बढ़ता जाएगा। आप याद करिएगा कि अगर हम ऐसे जाएंगे तो ये लेफ्ट टू राइट होता है। वर्ग में बच्चों हमेशा हम ऊपर से नीचे आते हैं तो वह अप टू डाउन होता है। यहां तक किसी को डाउट है? अगर डाउट है तो यस सर में आंसर दीजिए, अगर नहीं डाउट है तो मुझे जरूर कमेंट करिएगा, या तो कमेंट बॉक्स में या तो टेलीग्राम पे, जो भी बच्चे हैं। आप नोटिस करिए चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 5, चैप्टर 4 से ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं। मेनली फोकस आपको 2-3 चैप्टर पे ध्यान देना है। अब हम अपनी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पे आ रहे हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट खींच सकते हैं। जो 2 नंबर के आते हैं सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, आईयूपीएससी। हमारे सभी बच्चों की डिमांड ये होती है कि सर आईयूपीएससी को कैसे समझा जाए। सबसे बड़ी समस्या आईयूपीएससी नाम बनाने में। पहले तो याद रखिए, आईयूपीएससी का फुल फॉर्म इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ये बात हमें जानते हैं। आपको एक फंडा बता रहे हैं, अगर इस फंडा से आप बनाएंगे तो 100% क्लियर हो जाएगा। सबसे पहला याद रखिएगा, बनाते समय इस बात को नोटिस करेगा कि सबसे लंबी श्रृंखला का चयन करें। सबसे लंबी श्रृंखला का चयन करें।
हो गया। हमें लंबी श्रृंखला का चयन करना है। दूसरा, क्रियात्मक समूह को पहचानें। बेटा अगर ये फंडा को फॉलो करोगे तो आईयूपीएससी आपका कभी गलत नहीं होगा। तीसरा, गिनती उधर से करें जिधर से क्रियात्मक समूह पहले हो। ओके। चौथा, वर्णमाला के अनुसार रहे। जैसे मान लीजिए अगर एक से ज्यादा क्रियात्मक समूह हो तो हमें इस बात को ध्यान रखना है कि जो नंबर पहले आता है उस गिनती उधर से करेंगे। अब पांचवा हमें याद रखना है कि सबसे पहले किसको लिखना है, पूर्व लग्न। अगर कोई बच्चा इंग्लिश वाला है तो याद रखिएगा बेटा प्रफिक्स, फिर कार्बन की संख्या, फिर अनुलग्न, बोले तो सफिक्स। कार्बन की संख्या का कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है कि कार्बन 1 है तो मेथ, 2 है तो एथ, 3 है तो प्रोप, 4 है तो ब्यूट, 5 है तो पेंट। उसी तरह 6 है तो हेक्स, 7 है तो हेप्ट, 8 है तो ऑक्ट, 9 है तो नॉन और 10 है तो डेक। इस लाइन में कोई प्रॉब्लम है? ठीक है। अब जैसा कि हम अपने ग्रुप पे आते, किसी भी आईयूपीएससी को करने के लिए सबसे पहले मेन फोकस करिएगा लंबी श्रृंखला का चयन करें। तो आप देखिए इस लंबी श्रृंखला में कितने कार्बन आ रहे हैं, तो देख रहे हैं 1 2 3 4 5 कार्बन आ रहे हैं। इधर चलेंगे 1 2 3 4 5 तो भी 5, इधर चलेंगे तो भी 5। तो हमारी लंबी श्रृंखला में कार्बन आगे 5। समझने के लिए एक छोटा सा ब्रैकेट बना देंगे कि जिससे आपको हो जाए क्लियर। दूसरी बात, क्रियात्मक समूह को पहचाने। तो बेटा आप देख सकते हैं यहां पे जो क्रियात्मक समूह है, अगर हम दूसरी पेन से लिखें तो आप ऑब्जर्व करिएगा क्या है, ये है मेथिल, यहां भी मेथिल, यहां पे ओइक। मतलब टोटल हो गए हमारे पास कितने, 3 क्रियात्मक समूह। अब गिनती उधर से करें जिधर से क्रियात्मक समूह पहले आए। अगर आप गिनती यहां से करते तो ये दूसरे नंबर पे आता, यहां से करेंगे तो पहले नंबर पे आएगा। तो हम लोग याद कर लिए गिनती उधर से करना है जिधर से पहले आए। तो पहले इधर से ना 1 नंबर पहले आता है, 1 2 3 4 और 5 कार्बन हो गए हमारे पास कितने, 5। इस लाइन में कोई दिक्कत? आइए थर्ड स्टेप पे चला जाए। वर्णमाला के अनुसार है तो हम देख रहे हैं कि जो मेथिल है ये दोनों पूर्व लग्न वाला है और ये जो ओइक अम्ल है ये अनुलग्न वाला है। तो पूर्व लग्न वाले को P से डिनोट कर दिए, अनुलग्न वाले को S से डिनोट कर दिए। ओके। अब हम लोग चलते हैं अपने फाइनल पे। तो सबसे पहले हमें क्या लिखना है, पूर्व लग्न। तो पूर्व लग्न किस पोजीशन पे है, चौथे। कितनी बार, 2 बार। तो 4 4 डाई कौन बेटा, मेथिल। इस लाइन में कोई दिक्कत है? अब याद रखिएगा अगर कोई चीज 2 बार है तो आप यूज करिएगा डाई, 3 बार ट्राई, 4 बार फ्राई फ्राई नहीं, टेट्रा। अब उसके बाद याद कर लीजिए 5 बार पेंटा, 6 बार हेक्सा, 7 बार हेप्टा, ऑक्टा, नोना, डेका। 10 बार है तो डेका।
तो हम क्या देखें, 4,4 डाई मिथिल। अब हम क्या देख रहे हैं, कार्बन है हम लोग के पास कितने, 1 2 3 4 5, बिल्कुल क्रियात्मक समूह वाला भी हम लेंगे क्या, 5 पे पेंट, 1 ओइक अम्ल। ये हो गया हमारा IUPAC नेम, क्या, 4,4 डाई मेथिल पेंट 1 ओइक अम्ल या पेंटेनोइक अम्ल, जैसे मेरे बच्चों को याद हो जाए, 1 पेंटेनोइक अम्ल, दोनों ही सही है। बताइए कौन सा याद हो गया। सेम कंडीशन इसमें भी है, आप स्क्रीनशॉट खींचकर इसको याद कर सकते हैं, इस तरह आपका IUPAC क्लियर हो जाएगा। अगर फिर भी नहीं क्लियर होगा तो मुझे कमेंट करिएगा, एक वीडियो स्पेशली IUPAC के लिए हम जरूर बनाएंगे। क्या है, लॉन्ग चेन लीजिए बेटा, फिर क्रियात्मक समूह पहचानिए। देखिए यहां पे है आपका क्लोरो, फिर याद रखिएगा क्लोरो जो है वो होता है प्रफिक्स, और यहां OH मतलब ऑल, ये आपका है सफिक्स। तो प्रफिक्स को P से, सफिक्स को S से, मतलब पूर्व लग्न को पहले P से और अनुलग्न को बाद में S। क्रियात्मक समूह पहचाने, गिनती उधर से करें जिधर से पहले है, तो यहीं से काउंट करेंगे, 1 2 3 4। पहले हम किसको लिखते हैं, पूर्व लग्न वाले को, तो पूर्व लग्न ऊपर है, किस पोजीशन पे, दूसरे, तो 2 क्लोरो, ओके। टोटल कार्बन हो गया हमारे पास कितना, 4, तो ब्यूट 1 ऑल, या बच्चों 2 क्लोरो 1 ब्यूटेनॉल भी लिख सकते हैं। बताइए ये पॉइंट क्लियर हुआ। अगर क्लियर हुआ तो आप मुझे यस सर करिए, या कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा, हम आपके डाउट्स को जरूर देखेंगे। अगर फिर भी कोई डाउट्स है तो मुझे बताइएगा, ठीक है। आगे चलें, अगर डाउट्स है तो बताइए बेटा। चलिए आइए इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्या है, संक्षारण किसे कहते हैं। देखिए चैप्टर नंबर 1 का फिर से आ गया, संक्षारण, जिसे इंग्लिश में कहते हैं कोराइजन। इसका मतलब होता है जंग लगना। तो जब धातु को छत पे खुले वायु वातावरण में रख देते हैं तो उसमें जंग लग जाती है, और इसी प्रक्रिया को कहते हैं संक्षारण, जिससे धातु अपनी प्रॉपर्टी को खो देता है। धातुओं को संक्षारण रोकने की 2 विधियां, तो याद करिए, पापा जब भी लोहे का गेट लाते तो क्या करते, देखा होगा, सबसे उसके ऊपर प्राइमर लगाते, तेल, उसके बाद उसके ऊपर ग्रीस या पेंट का इस्तेमाल करते। हम लोग साइकिल चलाते हैं, तो साइकिल चलाते हैं तो उसमें तेल इसलिए डालते हैं कि संक्षारण ना हो, जंग लग जाएगा। या 2 और विधि याद रखिएगा, एक होता है गैल्वेनीकरण, मतलब लोहे की धातु पर जिंक की परत चढ़ा देना, और एक होता है यसद लेपन, है ना, या विद्युत लेपन, जो आप याद कर लीजिए। जिससे क्या होगा, लोहे पे चढ़ जाने से लोहा जंग नहीं खाएगा। इजी, आगे बढ़े। चलिए निम्नलिखित पर टिप्पणी दीजिए। कार्बनिक यौगिकों में प्रतिस्थापन अभिक्रिया लिखिए। देखिए अभी इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, ये इंपॉर्टेंट है। कोई एक कार्बनिक यौगिक ले लो, जैसे मान लो मीथेन ले लिया, मीथेन की क्रिया करा दो क्लोरीन के साथ, तो क्या बन गया, क्लोरोमीथेन
और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। बोले तो CH4 प्लस Cl2। अब देखो बेटा, एक H टूटकर इसके साथ और एक Cl टूटकर इसके साथ, तो एक H टूटेगा तो कितना बचा, CH3, और एक Cl आ गया तो क्या हो गया, अब एक H और एक Cl मिलकर क्या हो गया, HCl। इसी प्रक्रिया को कहेंगे क्या, प्रतिस्थापन अभिक्रिया। ओके, नेक्स्ट तो आप भूल ही नहीं सकते, साबुन की सफाई प्रक्रिया। इसमें याद आएगा आपको मिशेल कि साबुन जो है वो लंबी हाइड्रोकार्बन श्रृंखला का अवयव होता है, जिसमें मिशेल संरचना होती है। ये मिशेल संरचना हाइड्रोकार्बन के इस फॉर्म्स के जैसी होती है, याद करिए, ऐसे ऐसे, जो कपड़े में उपस्थित तेली गंदी को निकालती है और कपड़े को साफ करती है। और लास्ट है सजाती श्रेणी, समजाती श्रेणी, मतलब कार्बन को बढ़ते परमाणु क्रमांक के अनुसार रखे तो उसमें CH2 का अंतर आए। अणुभार की बात करें तो लगभग 14 ग्राम का अंतर आता है अगर क्रमागत के रूप में रखा जाए तो। अब जैसा कि देख रहे हैं 8वां क्वेश्चन, या तो ये 3 क्वेश्चन करिए और या तो रासायनिक अभिक्रिया करिए। हम जानते हैं हमारे सारे बच्चे ज्यादातर फंसते हैं रासायनिक अभिक्रिया में। अगर हम रासायनिक समीकरण को समझे तो सबसे पहला देखो क्या कह रहा है, सबसे पहला हमसे कह रहा है एथेनॉल को सोडियम के साथ अभिक्रिया। अब बच्चों आपसे रिक्वेस्ट है कि सभी कोई फॉर्मूला जरूर याद करिएगा। एथेनॉल का फॉर्मूला C2H5OH, किसके साथ, सोडियम के साथ। अब ये क्रिया करके क्या बन जाएगा, याद करिए, ये क्रिया करके बन जाएगा आपका C2H5ONa प्लस H2। ठीक है, इसको बोलेंगे सोडियम एथॉक्साइड्स और हाइड्रोजन। बैलेंस कर दो। फिर कह रहा है एथिल अल्कोहल को गर्म करिए, C2H5OH किसके साथ, 443 केल्विन पर शांत सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ। तो सल्फ्यूरिक अम्ल का फॉर्मूला मेरे बच्चों जानते हैं, H2SO4, टेम्परेचर है 443 केल्विन, तो ये टूट कर बनेगा C2H5HSO4 प्लस H2O। अब फिर जब इसको गर्म करिएगा ये गर्म का साइन होता है, तो C2H4 प्लस H2SO4 बनेगा। बताइए इस लाइन में कोई दिक्कत है, ये बात मेरे बच्चों को समझ में आ रही है? तीसरा क्या कह रहा है भाई, तीसरा कह रहा है मीथेन को वायु के साथ जलाता है। मीथेन का फॉर्मूला अगर आप मेरे बच्चे जानते हैं तो CH4, ये एक प्रकार का ईंधन है, और ईंधन जब भी ऑक्सीजन के साथ जलेगा तो दो चीजें देता है, एक कार्बन डाइऑक्साइड और एक क्या, जल। देखो बैलेंस है कि नहीं, यहां 4 है तो यहां 2 लगा दो, 4 हो गया, 2 2 4, तो यहां 2 लगा दो। बताइए तीनों समीकरण आपको क्लियर हुआ? एक और कह रहे हैं एथेनोइक अम्ल एथेनॉल के साथ क्रिया करें, एथेनोइक अम्ल CH3COOH। अब बच्चों सबके फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। एथेनॉल
C2H5OH क्या बन जाएगा? CH3COO C2H5 और H2, इसको बोलेंगे एथिल एसीटेट। आप जल्दी से स्क्रीनशॉट खींच लीजिए, कोई डाउट है तो बताइए। ओके, फास्ट फास्ट। हो गया? चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट कह रहा है एथेनोइक अम्ल सोडियम कार्बोनेट के साथ। देखिए सबसे ज्यादा रिएक्शन है एथेनोइक अम्ल, फिर से पकड़ो, CH3COOH सोडियम कार्बोनेट Na2CO3। अब याद रखिएगा जब भी कार्बोनेट आएगा तो तीन चीजें बनेंगी, लवण, जल और कार्बन डाइऑक्साइड। तो लवण CH3COONA, जल H2O और कार्बन डाइऑक्साइड CO2। फिर कह रहे हैं एथेनोइक अम्ल को सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, एथेनोइक अम्ल CH3COOH सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट मतलब NaHCO3। तो क्या बन गया? सेम चीज CH3COONA H2O और CO2। अब चाहे कार्बोनेट हो चाहे हाइड्रोजन कार्बोनेट हो, उत्पाद में तीन चीजें बनेंगी, लवण, जल और गैस निकलेगी CO2। बस बैलेंसिंग का खेल होगा, बैलेंस करना आपको होगा, बाकी सारी चीजें क्लियर। तीसरा, एथिल अल्कोहल को क्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट की उपस्थिति में गर्म करेंगे तो C2H5OH को KMnO4 की उपस्थिति में गर्म करिएगा तो ये टूटकर C2H4 और H2O में कन्वर्ट हो जाएगा। समीकरण क्लियर है तो यस सर में आंसर दीजिए। आइए हम लोग चलेंगे अपने नेक्स्ट खंड ग मतलब बायोलॉजी पे। केमिस्ट्री के किसी भी क्वेश्चन में अगर डाउट है तो मुझे जरूर बताइएगा। आप स्क्रीनशॉट खींच लीजिए और हमेशा याद रखिएगा अब समझने का काम ज्यादा है, याद करने का भी बहुत ज्यादा है, कि जब भी हम नया खंड ग स्टार्ट करेंगे तो अपने कॉपी में नए पेज से करिएगा। ये नहीं कि आधा पेज बचा है तो वही खंड ग लिख दी तो गलत हो जाएगा। खंड ग नए पेज से करना है, इस तरह एग्जामिनर आपको मार्क्स अच्छे देगा। आइए बहुविकल्पी चला जाए। निम्नलिखित में से मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है, मतलब किसका है? नर का है। अंडाशय मादा का है कि नहीं? बिल्कुल है, वहीं से तो बच्चे होते हैं। गर्भाशय है कि नहीं? बिल्कुल है। डिंबवाहिनी है कि नहीं? बिल्कुल है। तो नर का भाग कौन है? शुक्रवाहिका। जीवाश्म ऊर्जा का स्रोत पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, जल ऊर्जा या कोयला। तो जैसे ही जीवाश्म आता है हम लोग याद करते हैं कोयला और पेट्रोलियम, ये दोनों ही मिलकर बनाते क्या? जीवाश्म। आप देखो ये सबसे पहला था चैप्टर नंबर 1 कौन सा? जैव प्रक्रम। और ये नेचुरल रिसोर्सेस, प्राकृतिक संपदा। पकड़ में आ रहा है? आइए तीसरा, पवन चक्कियों का उपयोग किन कार्यों के लिए करते हैं? यांत्रिक कार्य, रासायनिक कार्य, दोनों या कोई नहीं? बिल्कुल दोनों। वे पदार्थ जो जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित हो जाते उन्हें क्या कहते हैं? बिल्कुल घट जाए, नए जैव निम्नीकरण, है कि नहीं? इसमें क्लियर हुई? इसमें आंसर हो जाएगा आपका क्या? दोनों। ये कोयला था, इसमें दोनों हैं, और ये है क्या? जैव निम्नीकरण। आगे, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक परिस्थितियां कौन सी है और उसमें उत्पाद क्या बनते हैं?
तो स्वपोषी पोषण के लिए क्या चाहिए? जल चाहिए, खनिज लवण चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, और ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में क्या बनाएंगे भाई? ग्लूकोज। ये 4 चीजें चाहिए और ये चारों चीजें मिलकर बन जाती है क्या? ग्लूकोज। देखिए CO2 H2O प्रकाश क्लोरोफिल और ये सब मिलकर क्या बन जाती है? ग्लूकोज, जल और ऑक्सीजन। इसीलिए वो कहलाते क्या? स्वपोषी। आगे चले। कह रहा है पुष्प के बीजांड का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाइए। अब बेटा आप याद करिएगा, हमने आपकी कॉपी में बनवाया भी था। जब भी पुष्प के बीजांड की बात करेंगे तो आप जैव जनन वाला चित्र खोलिएगा, उसमें देखिए ऐसे चित्र बना होगा। बनाए ना? उसी का चित्र और लेबलिंग कि कहां क्या है, कहां परागकोश है, कहां परागकण है, कहां बीजपत्र है, कहां पे पुंकेसर है, कहां स्त्री केसर है, ये सारी चीजें हमें बतानी है। और 100% बता रहे क्यों मुझे लग रहा है ये पुष्प वाला चित्र जरूर आएगा। तो आप बच्चों ये दोनों जरूर प्रैक्टिस करके जाइएगा कि आपको बायोलॉजी में चित्र बहुत मस्ट है। अब मुझे पता है कि हमारे बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो कहते हैं सर मुझे चित्र नहीं बनाने आता। बेटा बात सही है, लेकिन आप फिर भी थोड़ा मोड़ा चित्र बनाओगे तो मार्क्स आपको अच्छे मिलेंगे, जो भी आप नहीं लिख पाते। फिर कह रहा है जैव निम्नीकरण पदार्थ पर्यावरण को किस प्रकार प्रभावित करते हैं? 2 पदार्थ होते हैं, एक अजैव निम्नीकरण और एक जैव निम्नीकरण। जैव निम्नीकरण वे पदार्थ जो आसानी से नष्ट हो जाते हैं, जैसे पेड़ पौधों के छिलके, फल फ्रूट वगैरह ये सब। अजैव निम्नीकरण जैसे प्लास्टिक, ठीक है, ये नष्ट नहीं होते। आइए आगे चलिए, इसको तो भूल ही नहीं सकते, कायिक प्रवर्धन। देखिए कायिक प्रवर्धन, इसी को इंग्लिश में कहते हैं वेजेटेटिव प्रोपेगेशन। उदाहरण सहित वर्णन कीजिए। क्या है? वेजेटेटिव प्रोपेगेशन। कायिक प्रवर्धन में 2 प्रकार के थे, एक प्राकृतिक और एक कृत्रिम। प्राकृतिक में हम लोग जड़, रूट, याद करिए, जड़ जिसको इंग्लिश में रूट कहते, तना और पत्तियों के द्वारा किए थे। और दूसरी बात के तो कटिंग, लेयरिंग और ग्राफ्टिंग, ये था हमारे कायिक प्रवर्धन में। इसके बाद देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट, मादा जनन तंत्र का चित्र बनाइए। अगर आप नोटिस करेंगे तो चैप्टर जीव जनन कैसे करते हैं, चैप्टर कौन सा? जीव जनन कैसे करते हैं। इसमें दोनों मस्ट है, मादा का भी और नर का भी, ये दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसका नामांकित चित्र बनाना है। अगर मादा का पूछा है तो आप याद करिए कुछ ऐसी संरचनाएं थी, है कि नहीं? अब उसको बनाकर पूरी तरह समझा देना है, ये हो जाएगा मादा जनन तंत्र। मादा जनन तंत्र के कुछ भाग आप याद कर लीजिएगा,
जैसे याद कर लीजिएगा अंडाशय, गर्भाशय, योनि, ग्रीवा, और दो हार्मोन, एक याद रखिएगा प्रोजेस्टेरॉन, एक याद रखिएगा ओजेस्ट्रॉन। अगर वही नर की बात करेगा तो नर में याद रखिएगा टेस्टोस्टेरॉन। बोलिए बेटा, इस लाइन में कोई डाउट है? उसके बाद क्या कह रहा है, लिंग गुणसूत्र किसे कहते हैं? तो हम लोगों ने जाना कि हमारे शरीर में 23 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं, उसमें से सिर्फ एक जोड़ी लिंग गुणसूत्र कौन? एक जोड़ी। जैसे अगर हम बात करें कौन? XX, तो ये दिखाता है मादा का लिंग गुणसूत्र। और अगर हम बात करें XY, तो ये दिखाता है नर का लिंग गुणसूत्र। ये दोनों मिलकर क्या करते हैं? अपने समान नई संरचना का निर्माण करते हैं। जैसे मानव में लिंग निर्धारण की प्रक्रिया को समझाइए, तो आप ऐसे फ्लो चार्ट बना लीजिएगा। XX, XY, एक X आया, यहां से एक X आया तो पॉसिबिलिटी हो गई लड़की हो गई, यहां से X आया, यहां से Y आया तो पॉसिबिलिटी हो गया लड़का हो गया, है कि नहीं? उसके बाद कह रहे हैं जीवाश्म ईंधन क्या है? तो लाखों करोड़ों वर्ष पहले पृथ्वी के भूगर्भ में दबकर सड़गलकर कोयला और पेट्रोलियम में परिवर्तित हो गए। उसी प्रक्रिया को हम कहते हैं क्या? जीवाश्म। वे जैव विकास के प्रक्रम में क्या दर्शाते हैं? जीवों में अवघटित मात्रा को दर्शाते हैं, जो लाखों करोड़ों वर्ष पहले क्या थे? सड़गलकर दब गए और आज अवशेष के रूप में प्राप्त होते। अब जैसा कि आपने सुना होगा कि दोहन की वजह से हम इसको इतना ज्यादा यूज कर चुके कि लगभग खत्म होने के कगार पर आ गए। जो हमारे बच्चे हैं वो याद करेंगे, हमने क्लास में बताया भी था कि लगभग 94% हम लोग उपयोग कर चुके और लगभग 6% ही बचा है। और जिस प्रकार हम इसको यूज करते जा रहे हैं तो आने वाले समय में ये पूरी तरह क्या हो जाएगा? नष्ट हो जाएगा, अगर हम ध्यान नहीं देंगे तो, और अपने आने वाली पीढ़ियों को हम इससे अवगत नहीं करा पाएंगे। उसके बाद मानव पाचन तंत्र का नामांकित चित्र बनाकर आमाशय, जिसको पेट कहते, क्षुद्रांत, जिसको छोटी आंत कहते, में होने वाली प्रक्रियाओं का वर्णन कीजिए। अब याद करिए भाई, मानव पाचन तंत्र चैप्टर नंबर 1 जैव प्रक्रम, उसमें याद करिए चित्र हम लोगों ने बनाया था। अब देखिए बार बार चित्र आ रहा है, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट करें बेटा कि चित्र आप बहुत मस्ट है, चित्र आप बनाना सीखिए। चित्र नहीं बनाएंगे तो बिल्कुल नहीं समझ में आएगा। कुछ ऐसे ही चित्र बना होगा, देखिए ध्यान से। कुछ याद आ रहा है? हम तो ऐसे ही रफली बनाए, आप देखकर अच्छे से बनाइएगा। ये मानव पाचन तंत्र था, इसका नामांकित चित्र बनाइए। कहां क्या है? चित्र बनाते समय इस बात को याद रखिएगा कि जो चीजें हैं उसको लिखिएगा। जैसे यहां पे नासा द्वार है, यहां पे मुख गुहा है, यहां पे गर्दन है, यहां पे आपका आमाशय है। ये सबसे बाहर वाला जो पार्ट आ रहा है, ये वाला, इसको कहते हैं बेटा बृहदांत्र, जिसको एक और नाम से जानते हैं, क्या? बड़ी आंत। ओके। और अगर हम बात करें यहां
तो ये हमारा क्या है, छोटी आंत, जिसे आप याद करिएगा क्षुद्रांत। ये जो नीचे वाला है इसे आप कहिएगा गुदाद्वार, है कि नहीं। यहां पे आपका रहता है ग्रहणी, यहां पे एक और नलिका होती है जिसे अपेंडिक्स कहते हैं। ये ग्रास नली। तो बेटा चित्र में इस बात को जरूर नोटिस करिएगा कि चित्र में क्या चीजें हैं, और चित्र बनाते समय उसके लेबलिंग करना बहुत जरूरी है। नाम, जबकि नाम आपको दिख रहे हैं, इसमें अगर हम और थोड़ा सा बढ़ाएं तो ये कर्ण पल्लव है, यहां पे लिखे तो जीवा है। अगर आप ऐसे लिखेंगे तो एग्जामिनर सोचेगा कि बच्चे ने चित्र अच्छा बनाया, नाम अच्छे से लिखा, मतलब अच्छा आता है, और जितना अच्छा चित्र रहेगा उसी हिसाब से आपकी कॉपी चेक की जाएगी। ठीक है। अब कह रहे हैं कि आमाशय तथा क्षुद्रांत में होने वाली प्रक्रिया का कार्य करिए। तो आप याद करिए कि जो भोजन इकट्ठा होता है वो लगभग 3 से 4 घंटे तक हमारे आमाशय में इकट्ठा होता है। जैसे आप सोचिए, सुबह उठते हैं तो लगभग 7 या 8 बजे आप भोजन करते हैं, फिर स्कूल चले जाते हैं, तो लगभग इंटरवल 12 बजे 11 बजे आसपास होता है, तो लगभग ड्यूरेशन देखो 3 से 4 घंटे। फिर छुट्टी होती है 4 बजे के आसपास, घर आते हो फिर भी खाते हैं, फिर 4 से 5 घंटे, फिर 8 बजे आप कोचिंग चले जाते, मतलब 5 बजे कोचिंग जाते, 8 बजे फिर कोचिंग जाते, फिर खाते। तो हर लगभग 3 से 4 घंटे बाद हमें भोजन की आवश्यकता होती है, और 3 से 4 घंटे हमारे आमाशय में इकट्ठा होते हैं। फिर वो जब नीचे चलाता है छोटी आंत, तो छोटी आंत में भोजन का अधिकांश पाचन होता है। क्वेश्चन बनेगा कि भोजन का अधिकांश पाचन कहां होता है, तो क्षुद्रांत या छोटी आंत। भोजन का अधिकांश पाचन क्षेत्र लिखते हैं, चलो याद कर लेना, ठीक है। और याद रखिए वहीं पर अंगुलाकार संरचनाएं होती हैं जिन्हें कहते विली, जो क्या करती है, प्रोटीन, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, इन सबको अवशोषित करती हैं, और अवशोषित करने के बाद ग्रहण करती हैं। ठीक है। अब लास्ट क्वेश्चन है, पादपों में परिवहन से आप क्या समझते हैं। तो परिवहन का मतलब क्या होता है, भोजन एवं जल को एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाने की प्रक्रिया को ही कहते हैं क्या, परिवहन। जैसे अगर हम बात करें पादपों की, तो पादप में जो परिवहन माध्यम है वो 2 होता है। मेरे बच्चे जानते होंगे, एक होता है जाइलम, दूसरा होता है फ्लोएम। अगर हम बच्चों बात करें जाइलम की, तो इसका कार्य होता है जल एवं खनिज लवणों का परिवहन। और अगर फ्लोएम की बात करें तो भोजन एवं वर्ज्य पदार्थों का परिवहन। ठीक है। अब इसमें भी 4 कोशिकाएं होती हैं, जैसे साथी कोशिकाएं, चालनी कोशिकाएं, और जाइलम मृदुतक, जाइलम रेसे, उसी तरह फ्लोएम मृदुतक, फ्लोएम रेसे। तो ये क्या करती हैं, कार्य करती हैं हमारे शरीर, मतलब पादपों के शरीर में परिवहन का। पौधों में जल, भोजन और अन्य पदार्थों का स्थानांतरण स्पष्ट कीजिए, जैसा कि हम बता चुके। इस लाइन में कोई दिक्कत है? ये मॉडल पेपर क्लियर हुआ? आप नोटिस करिए, आप अपने मॉडल पेपर से 40 से 50 नंबर के क्वेश्चन आसानी से कर सकते हैं। अगर हम अपने मेन चैम्बर की बात करें, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के टर्म में, तो आप सबसे पहले नोटिस करिएगा,
आप पाओगे कि लगभग 4 MCQ फिजिक्स से, 3 MCQ केमिस्ट्री से, 4 MCQ बायो से आ रहे, मतलब टोटल 10 मार्क्स के आपके आ रहे हैं क्या? सोचो, बहुविकल्पी। और बहुविकल्पी एक ऐसा आंसर होता है जो 1 नंबर आप फटाक से देता है अगर आप फोकस करिए तो। हम पीछे से चले तो हम सबसे पहले ऑब्जर्व करेंगे क्या? बायोलॉजी सेक्टर की अगर आपको तैयार करना है तो पहले 2 चैप्टर बहुत अच्छे से तैयार करिएगा। देखिए, मानव का पाचन तंत्र, मतलब चैप्टर हो गया आपका 1 जैव प्रक्रम। है कि नहीं? और ये भी आपका जैव प्रक्रम का ही है। पादपों में परिवहन, याद करिए, मनुष्यों में परिवहन की बात करेंगे तो दोहरा रुधिर परिसंचरण तंत्र होता है। और अगर जंतुओं की बात करें तो पादपों की बात करें तो पादपों में 2 होते हैं, एक होता है जाइलम और एक होता है फ्लोएम। तो अगर हम इसके मेन चैप्टर को नोटिस करें तो आप क्या पा रहे हैं? फिजिक्स से 4, केमिस्ट्री से 3, बायोलॉजी से 4। सवाल होगा सर हम किन चैप्टर को तैयार करें कि हम अच्छे से बहुत अच्छा कर पाए? तो अगर आप केमिस्ट्री के पहले फिजिक्स के पर्पस से देखो तो आप देख रहे हो एक लाइट है और दूसरा इलेक्ट्रिसिटी है कि नहीं? केमिस्ट्री के पर्पस से देखो तो सबसे ज्यादा जो है वो चैप्टर नंबर 1, 2, चैप्टर नंबर 4 कार्बन, जिसमें IUPAC नाम आते हैं। और अगर बायोलॉजी के सेक्टर से देखा जाए तो चैप्टर नंबर 1 जैव प्रक्रम, चैप्टर नंबर 2 जीव जनन कैसे करते हैं, और चैप्टर नंबर 5वां प्राकृतिक संपदा। बताइए बेटा, यहां तक किसी कोई डाउट्स है? ठीक है, यहां तक एकदम क्लियर है? अगर कोई डाउट्स है तो मुझे जरूर बताइए। मॉडल पेपर आपको कैसा लगा? अगर आपके डाउट्स होंगे तो मुझे जरूर कमेंट बॉक्स में करिएगा। अच्छा लगा तो जरूर लाइक्स करिएगा। और सबसे खास बात आपको कह रहे हैं कि आने वाले वीडियो में हम आपको स्पेशली क्या प्रोवाइड करेंगे? स्पेशली हम लोग प्रोवाइड करेंगे आपको सबसे पहले जो हर चैप्टर के लॉन्ग के बाद शॉर्ट और शॉर्ट के बाद MCQ। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो हम आपको हर चैप्टर से प्रोवाइड करेंगे, जो आपके एग्जाम में आपको बहुत अच्छे मार्क्स दिलाएंगे। तो आप कहीं मत जाइए, वीडियो को पूरा वॉच करिएगा। अगर कोई डाउट्स हो तो जरूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, बाय बाय। घर पे रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और ईमानदारी से पेपर दीजिए, पढ़ के दीजिए, शुरू से पढ़िए, बहुत मेहनत करिए। ऑल द बेस्ट, सबको बहुत हमारी सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच, बाय बाय।